नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन और रुद्राभिषेक किया है। उन्होंने भगवान केदारनाथ से विश्व में सुख समृद्धि और जन कल्याण की कामना करते हुए बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया है। तकरीबन 2 घंटे के भ्रमण कार्यक्रम के दौरान केदारपुर में लगातार जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगते रहे। वहीं पुरोहित समाज ने परंपरागत मंत्रोच्चारण के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन किया है। यहां पर तीर्थ पुरोहित से भेंट करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य पुजारी से भी मिले हैं। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2013 में आई त्रासदी के कारण केदारपुरी में हुए नुकसान से सभी प्रभावित हुए, लेकिन स्थानीय लोगों के दृढ़ संकल्प और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में केदारनाथ का स्वरूप भव्य होता जा रहा है। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उन्नाव दौरा है कल। बड़ी जानकारी इस वक्त की, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं उन्नाव में, क्योंकि कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्नाव पहुंच रहे हैं। राजा राम बख्शी सिंह की मूर्ति का करेंगे अनावरण। सीएम के आगमन को लेकर तैयारियों में जिला प्रशासन जुट गया है। चंद्रिका देवी मंदिर में पूजा भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बताते चले कि कल उन्नाव दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। बीघापुर के डोडिया खेड़ा गांव चंद्रिका देवी मंदिर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और चंद्रिका देवी मंदिर में वो पूजा अर्चना भी करेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है और दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। चंद्रिका देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दौरे को लेकर काफी तैयारियां की गई हैं। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल उन्नाव दौरा है। राजा राम बख्श सिंह की मूर्ति का अनावरण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे उत्तराखंड के चमोली की। चमोली के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू आज बद्रीनाथ पहुंचे हैं, जहां उन्होंने भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना कर लोक मंगल की कामना की है। मंदिर समिति द्वारा मुख्य सचिव को अंग वस्त्र, शॉल और तुलसी की माला भेंट कर उनका भव्य स्वागत किया गया है। मुख्य सचिव को हेलीपैड पर पुलिस के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। इस दौरान मुख्य सचिव ने बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत चल रहे निर्माण कार्य का भी स्थलीय निरीक्षण कर समीक्षा बैठक की है। वहीं आपको बताते चले कि उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए तय समय में सभी कार्य पूर्ण करने के दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने बद्रीनाथ में सभी बिल्डिंग्स एक ही डिजाइन से तैयार करने, बद्रीश झील और शेष नेत्र झील का काम अक्टूबर तक, अलकनंदा पर निर्मित तीनों पुलों को दिसंबर तक और आईएसबीटी का काम 10 दिन में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान मुख्य सचिव ने रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कार्यों सहित अराइवल प्लाजा और आईएसबीटी हॉस्पिटल के निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब मुख्य सचिव निरीक्षण करते हुए नजर आए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के देवरिया की। देवरिया में हुए हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आरोपियों के घरों पर फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर, ये बड़ी जानकारी। बुलडोजर एक्शन को 9 अक्टूबर तक रोका गया है। राजस्व विभाग की टीम मौके पर जाकर करेगी
मुआयना। तो अहम जानकारी इस वक्त की देवरिया से आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले कि जमीनी विवाद में देवरिया में एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या की गई थी और इस हत्याकांड को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए हैं। और इसमें अब नया अपडेट जो सामने निकल कर आया वो ये है कि आरोपियों के घरों पर फिलहाल अभी बुलडोजर नहीं चलेगा। बुलडोजर एक्शन को 9 अक्टूबर तक रोका गया है। राजस्व विभाग की टीम मौके पर जाकर इस पूरे मामले का मुआयना करेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिनेशपुर मुख्य चौराहा नेताजी सुभाष चौक के पास आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। जिला अध्यक्ष सुभाष व्यापारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मटकोटा गदरपुर मार्ग के पुनर्निर्माण की मांग की है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जब तक सड़क का पुनर्निर्माण का कार्य शुरू नहीं होगा तब तक हर रविवार को उपवास रखकर धरना प्रदर्शन किया जाता रहेगा। वहीं जिला अध्यक्ष सुभाष ने कहा है कि क्षेत्र की जनता ने विधायक अरविंद पांडे को दो बार बम्पर वोटों से विधायक बनवाया, लेकिन जनता अब पछता रही है। सड़क की हालत बेहद जर्जर है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यहाँ के लोगों ने स्थानीय विधायक अरविंद पांडे को बम्पर वोटों से जिताया और एक बार नहीं 2 बार जिताया। और यहाँ की जनता अब ठगा महसूस कर रही है कि यहाँ के विधायक, उनके जनप्रतिनिधि उनकी बात नहीं सुन रहे और यहाँ पे उनके बच्चों के, यहाँ के लोगों के जो स्कूली बच्चे हैं उनके जान को खतरा है, जो आम नागरिक है उनके जान को खतरा है। रात को कोई गाड़ी लेके यहाँ से चलना बड़ा मुश्किल हो गया, धूल में कुछ दिखता नहीं है। और इस विषय को हमने सरकार तक पहुँचाने का काम किया, लेकिन सरकार की ओर से कोई सूचना हमको अभी तक किसी भी प्रकार से प्रतिक्रिया नहीं आई है। और इसलिए हमने आगे की रणनीति के तहत हमने ये तय किया है कि जब तक इस सड़क का निर्माण नहीं होता, कार्य शुरू नहीं होता। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। लखनऊ से एक अहम जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जहां पर अनुसूचित एवं जनजाति के साथ अखिलेश यादव ने एक बड़ी बैठक की है। अंबेडकर वाहिनी संघ बैठक कर बनाई गई है लोकसभा चुनाव की रणनीति। विपक्ष पर जमकर साधा है निशाना और कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश भी अखिलेश यादव ने दिए हैं। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब अखिलेश यादव बैठक करते हुए नजर आए हैं। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। बताते चले कि अनुसूचित एवं जनजाति के साथ अखिलेश यादव ने बैठक की है और इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है। विपक्ष पर जमकर निशाना भी अखिलेश यादव ने साधा है। कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बताते चले कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बैठक की है। कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव ने बैठक की है और बैठक को लेकर कई दिशा निर्देश उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को दिए हैं। और लोकसभा चुनाव को लेकर अब तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। सभी दल लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जनता को लुभाने के लिए तमाम तरीके के वादे किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बैठक की है और बैठक में अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक इंजीनियर और ठेकेदार, उससे जनता को कोई राहत नहीं मिलती। देवरिया में एक दुखद घटना हुई है, उसमें जब आप हमारे पत्रकार साथी हैं जितने भी हैं, आप पता करिए जब जब सरकार ने ये कहा होगा कि उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, उस समय इंजीनियर कितने खुश हुए होंगे, ठेकेदार कितने खुश हुए होंगे। और मैं आपसे कहूँगा, आप हिसाब लगाइए, जब से बीजेपी की सरकार आई है हजारों करोड़ खर्च हो चुके हैं केवल गड्ढा मुक्ति पर।
और मुझे लगता है 10,000 करोड़ इन्होंने खर्च किए होंगे। आज पूरे देश में वायुसेना का आपको बताते चले कि स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सैनिकों को शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना दिवस के मौके पर वायु सैनिकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि इनकी महान सेवा और त्याग हमारे आकाश की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की भारतीय वायुसेना की वीरता, प्रतिबद्धता और संपूर्ण पर गर्व है। वहीं वायुसेना के बमरौली एयरफोर्स स्टेशन पर परेड संपन्न हो गई है और परेड की सलामी एयर चीफ मार्शल वीएस चौधरी ने ली है। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में सीडीएस अनिल चौहान भी शामिल हुए हैं। परेड के दौरान वायुसेना प्रमुख ने भारतीय वायुसेना के नए झंडे का भी अनावरण किया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इजराइल और हमास की जंग के बीच लेबनान का आपको बताते चले कि हिजबुल्ला भी कूद पड़ा है और इसी बीच इजराइल हमास युद्ध के बीच संयुक्त राष्ट्र ने शाम 7 बजे बुलाई है आपातकालीन बैठक। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। युद्ध विशेषज्ञ विश्व युद्ध का अनुमान भी लगा रहे हैं, इसलिए यूएन की आपातकालीन बैठक बुलाना जरूरी हो गया है, क्योंकि लेबनान का आतंकी समूह हिजबुल्ला ने 3 इजरायली ठिकानों पर दर्जनों रॉकेट और गोले दागे हैं। फिलिस्तीन साथ खड़ा हो गया है और वहीं इजराइल की डिफेंस फोर्स ने गाजा पट्टी में भारी तबाही मचाई है। वहीं इजरायली हवाई हमलों ने गाजा में बड़ी संख्या में आवासीय इमारतों को भी निशाना बनाया है। इसमें गाजा शहर का वतन टावर, अल इक्लॉ टावर और मटर रेजिडेंसी बिल्डिंग भी शामिल है। अब तक इजराइल की ओर से किए गए हमलों में 800 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं और जबकि 2000 से अधिक लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। तो इजराइल में हमले का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। इजराइल भी इसको लेकर मुंहतोड़ जवाब अब दे रहा है हमास को। दोनों तरफ से बमबारी देखने को मिल रही है और इस पूरी घटना में दोनों तरफ से कई लोगों के मारे जाने की खबर सामने निकल कर आ रही है। बताते चले कि बीते शनिवार को हमास ने इजराइल पर करीब 5000 रॉकेट दागे थे, जिसमें तमाम लोगों की जान चली गई थी, जिसके जवाब में अब इजराइल भी लगातार एक्शन में दिखाई दे रहा है। इजराइल ने भी लगातार बमबारी करते हुए अब फिलिस्तीनी के करीब बताया जा रहा है जिस तरीके से 150 से अधिक लोगों को मार गिराया है, वहीं 2000 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर भारत भी अब कहीं ना कहीं इजराइल के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस मुश्किल घड़ी में वो इजराइल के साथ हैं। वहीं अमेरिका ने भी इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इजराइल के साथ अमेरिका भी खड़ा है और वहीं दोनों पक्षों में अगर देखा जाए तो बमबाजी लगातार देखने को मिल रही है और इस पूरी घटना में दोनों तरफ से सैनिकों के मारे जाने की खबर है। फिलहाल आपको बताते चले कि हमास के तमाम आतंकी इजराइल के शहरों में घुसे हुए हैं और वो लगातार निर्दोष लोगों को निशाना बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब तक तमाम लोगों की मौत हो चुकी है और इजराइल के प्रधानमंत्री ने इस पूरे मामले को लेकर बयान भी दिया था। उन्होंने कहा था कि हमास को बख्शा नहीं जाएगा, उन्होंने जो गलती की है उसकी सजा उनको जरूर मिलेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल में सीबीआई ने नगर पालिका भर्ती घोटाला मामले में कोलकाता के मेयर और टीएमसी नेता फिरहाद हकीम और टीएमसी विधायक मदन मित्रा के घरों समेत 15 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की है। सीबीआई की एक टीम ने तड़के सुबह हकीम के दक्षिण कोलकाता स्थित आवास पर पहुंची और तलाशी अभियान किया है। वहीं ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले मंत्री फिरहाद हकीम शहरी विकास एवं नगर पालिका मामलों के मंत्री हैं। उनका टीएमसी में अच्छा खासा प्रभाव भी है और इसी के साथ ही सीबीआई ने
पश्चिम बंगाल में नगर निकायों द्वारा की गई भर्ती में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है। बंगाल सरकार में पूर्व मंत्री और उत्तर 24 परगना जिले में कमरहट्टी के विधायक मदन मित्रा के घर पर भी सीबीआई ने छापा मारा है। उत्तराखंड का रुख करेंगे। उत्तराखंड में 4 धाम तीर्थ स्थल पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ रहा है। इस बीच आपको बताते चले कि बमानी गांव के युवा दर्शन करने के लिए देवताल मान बॉर्डर तक बाइक से पहुंचे हैं। इस युवा श्रद्धालुओं के दल में 20 लोग शामिल हैं और इनमें से 8 बाइकें इनके पास हैं। बामनी गांव के नवयुवक मंगल दल देवताल दर्शन को में एक बाइक रैली के साथ कम से कम 20 बाइक लेके वो देवताल के दर्शन को ले गए और ये एक बहुत अच्छी पहल बामनी गांव के नवयुवक मंगल दल द्वारा है। और इस पहल के लिए मैं भी बार बार प्रयास करता रहता हूं, आर्मी से भी और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैंने इसके लिए प्रयास किया है कि यह खबरों में आगे बढ़ेंगे। वन्यजीव सुरक्षा सप्ताह के समापन अवसर पर वन संरक्षक पंकज कुमार की अध्यक्षता में ग्रामीणों के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को कम करने और वन्यजीवों से पैदा होने वाली समस्याओं को लेकर चर्चा की गई है। इस मौके पर पौड़ी गांव की महिलाएं भी मौजूद रही हैं। महिलाओं तथा मौजूद लोगों ने क्षेत्र में बंदरों तथा गुलदार की समस्या को लेकर चर्चा की है। इस मौके पर सुप्रसिद्ध शिकारी जॉय हुकील और पौड़ी कंडी फोन पंचायत के सरपंच एवं पूर्व सैनिक बकुल रावत और इसके साथ पलायन एवं चिंतन टीम के सदस्य मनवीर सिंह और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उदित भी मौजूद रहे हैं। इनके दौरान यहां पर तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा हुई है, जिसमें स्थानीय महिलाएं और स्थानीय लोग भी शामिल रहे हैं। और इन 7 दिनों में जो है हम लोग ये प्रयास करते हैं कि वन्य जीव के प्रति जो है आम जनमानस में एक संवेदनशीलता, उनके बारे में जानकारी और एक जनरल इकोसिस्टम में कैसे सभी का एक रोल होता है, भूमिका होती है, उसकी जानकारी प्रदान करना। तो ये कार्यक्रम जो है हम लोगों ने 7 दिन तक पौड़ी जनपद में और विभिन्न रेंजों में भी हमने किया है। और जहाँ तक सवाल है समापन का, तो आज का हमारा मेन थीम यही था कि जो आसपास के जितने भी संवेदनशील गांव हैं, जहाँ पे कि मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं होती रहती हैं, संवेदनशील हैं, उनके ग्रामीणों को बुलाकर एक प्लेटफॉर्म पे एक डिस्कशन करना, चर्चा करना और हम लोग उनके जो भी अपेक्षाएं हैं उन पे कितना खरे उतरे, उनकी और क्या अपेक्षाएं हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनको हमने सुना और हमने भी अपना जो भी पक्ष है रखा और हमने ये भी आश्वासन दिया कि हम लोग और जो है मिलकर जो है उनके सहयोग से जो है इस समस्या का निदान करने में अपना कोशिश जारी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारिता, स्कूली बच्चों की ड्रॉप आउट दर और इसके साथ ही कुपोषण जैसे मुद्दों को प्राथमिकता बताते हुए सभी सदस्य राज्यों से इन पर खास ध्यान देने को कहा है। बैठक में 2 और कुटकी उपज के मूल्य को रोगी के एमएसपी के बराबर तय करने का भी निर्णय लिया गया है। इस फैसले से देश भर और विशेषकर मध्य क्षेत्रीय परिषद के सदस्य राज्यों के करोड़ों किसानों को फायदा होगा। इतना ही नहीं, बैठक के दौरान 5 किलोमीटर के दायरे में हर गांव तक बुकिंग सुविधा, देश में 2 लाख नई PACS के गठन और रॉयल्टी, इसके साथ ही खनन संबंधी मुद्दों और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में बुनियादी सुविधाओं के निर्णय जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। शनिवार रात को 2 पक्षों में हुई मारपीट के बाद एक युवक ने कैंची से हमला कर एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
घटना के संबंध में कोतवाली पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी थी। मोहल्ला खताड़ी निवासी सोनू की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर में आपको बताते चले बताया गया है कि शनिवार की शाम को वह अपने मोहल्ले से अपने दोस्त के साथ बाजार जा रहा था। इसी बीच रास्ते में इसी क्षेत्र के रहने वाले एक युवक ने कैंची से उस पर हमला बोल दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है तथा पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सोनू जो हमारा वादी है, उसको जान से मारने नियत से कैंची से वार किया था, जो उसके हाथ के आर पार हो गई थी। उसकी तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। अभी उसको गिरफ्तार कर लिया, माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। वो आया फूल नशे में स्मेक के, उनने कहीं मेरा कोयला खींचा, कभी इसका खींचा, खींचते खींचते हमें ले आया वो छप्पर वाली मस्जिद चौराहे पे। झगड़े झगड़ने की बातें करने लगा, मेरा मुँह सारा इधर घुसा ऐसे करके। सामने पीछे एक नाई की दुकान थी, पीछे वो नाई की दुकान में गया, वहाँ से कैंची निकाली, मार मेरा सर यहाँ पर आया था। वो हल्का सा मैं ऐसे कर घूमा ना अचानक, तो कैंची जो मेरे हाथ में आर पार हो गई। सर हाँ, पुलिस को सब मैंने सब तहरीर वीरीर सब दे दी, मेडिकल। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थित बाड़गांव के शिमलाना गांव निवासी कार्तिक राणा ने चीन में हो रहे एशियन गेम्स में 10,000 मीटर की दौड़ का सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर दिया है। कार्तिक राणा की इस उपलब्धि पर जहां उनके परिवार में खुशियों का माहौल देखने को मिल रहा है, वहीं गांव के लोग भी बेहद उत्साहित हैं। गरीब किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले कार्तिक राणा को यह मुकाम हासिल करने के लिए तमाम तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। इससे पहले कार्तिक कई बड़ी प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर जिले का नाम रोशन कर चुके हैं। कार्तिक के बड़े भाई सोनू राणा ने बताया है कि जनवरी 2018 में कार्तिक ने जापान के गिफू शहर में आयोजित 18वीं एशियाई जूनियर एथलीट्स प्रतियोगिता में 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता था। अब इसके बाद गांव में काफ़ी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है और घर वालों में भी काफ़ी खुशी है। अरे ये अपनी एशियन गेम चल रहा है चाइना में, सर ये एशियन गेम चल रहा है अपना चाइना में, इसमें मेरा सिल्वर मेडल है और मैं अपना आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट और एफआई और साई का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिसने हमारे लिए इतना मतलब हमारी मेहनत हमारे लिए इतना सपोर्ट करती है। और मैं अभी 2-3 महीने से यूएसए प्रैक्टिस के लिए भेजा हुआ था एफआई ने मेरे को, और उधर से उधर ही मैं चाइना गया था खेलने के लिए। कितने किलोमीटर की ये सर 10 किलोमीटर जो मैंने 28-15 में लगाई। इधर गांव में आने से मतलब इधर भी इसलिए लेट हो गया बहुत, उधर भी ऐसे छुपके। यूपी के झांसी में बीते दिनों हुई लाठीचार्ज के मामले में अब भारतीय किसान यूनियन ने मुख्यमंत्री के नाम से उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि प्रांतीय मेला जाल विहार में मौरानीपुर नाइट कार्यक्रम में दर्शनार्थी 155 सालों से आ रहे हैं, लेकिन इस बार आपको बताते चले कि बहरेमी से अत्याचार पूर्वक बुजुर्गों, नौजवानों व बच्चों पर लाठी भांजी गई है, जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। इस घटना की भारतीय किसान यूनियन निंदा कर रहा है और इस पर जांच करने की मांग भी की गई है। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में नाइट कार्यक्रम पूर्णतः विफल रहा है और इसकी भारतीय किसान यूनियन घोर निंदा करता है। मौरानीपुर में लठाटोल नगरी में जो है मेला जलविहार का कार्यक्रम हर वर्ष होता है और उसको अब तो प्रांतीय दर्जा भी मिल गया है, प्रांतीय मेला है अपना। तो इसमें जो है बुजुर्गों और नौजवानों पर जो है नाइट प्रोग्राम के दिन जो है लाठियाँ चार्ज की गई पुलिस द्वारा। इसकी भारतीय किसान यूनियन जो है जांच कराना चाहती है और जांच के द्वारा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और भविष्य में इस प्रकार की किसी प्रकार की घटना ना हो
भारतीय किसान यूनियन इसकी घोर निंदा करती है। हम मुकदमा जो वास्तव में दोषी है उन लोगों पर मुकदमा चाहते हैं और जो निर्दोष पीटे गए उन पर जो भी पुलिस द्वारा किया गया उनके खिलाफ भी हम उनको भी न्याय की मांग करते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में जमीनी विवाद में घायल हुए लोगों से कैबिनेट मंत्री राकेश सचान मुलाकात करने पहुंचे हैं। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने हैलट अस्पताल में मुलाकात कर घायलों का हाल जाना है और बताते चले कि हर संभव न्याय दिलाने का भी आश्वासन दिया है। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कि इससे पहले देवरिया में भी जमीनी विवाद में 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद कानपुर देहात में भी ऐसा ही मामला सामने निकल कर आया। कानपुर देहात के गजनेर थाना क्षेत्र में आपको बताते चले कि 2 भाइयों की पीट कर हत्या कर दी गई थी। वहीं कई लोग घायल भी हुए थे। घायलों का इलाज फिलहाल कानपुर नगर के हैलट अस्पताल में चल रहा है। वहीं पर कैबिनेट मंत्री राकेश सचान इन घायलों से मुलाकात करने पहुंचे हैं और सभी घायलों को उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल AMB नेटवर्क।